आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर का लास्ट ईयर का सीबीएसई का बोर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल के एलिमेंट्स जो है सेम होने चाहिए। सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम है इसका मतलब a और d दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसका मतलब बी एंड सी आर इक्वल्स टू जीरो। हमें पूछा है ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस 3c प्लस 4d। तो वैल्यूज पुट कर दो, 5 प्लस जीरो प्लस 4 5 जा 28 मीन्स 25। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में हमें मैट्रिक्स दे रखा है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 ऑफ 2 1 -3 एंड 2, और हमें पूछा है मैट्रिक्स ए क्या होगा। इसका मतलब हमें ए इन्वर्स का ही वापस से इन्वर्स पूछा है। तो इसको कुछ मैट्रिक्स बी सपोज कर लो। अब अगर बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे इसका मतलब इन्वर्स ऑफ ए, दैट विल बी ए इटसेल्फ। तो मैट्रिक्स बी का इन्वर्स फाइंड करना है तो मैट्रिक्स बी को थोड़ा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 2/7 1/7 -3/7 एंड 2/7। एडजॉइंट ऑफ बी, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दो और बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनके साइन चेंज कर दो। सो 3/7। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 4/49 प्लस 3/49। इट मीन्स 7/49, दैट विल बी 1/7। सो बी इनवर्स विल बी adjoint of b divided by determinant of b. It means 1 upon determinant of b डिवाइड में आएगा तो 1/7। साथ में adjoint of b, सो 2/7 1/7 -3/7 एंड 2/7। पूरी मैट्रिक्स में से अगर हम 1/7 को बाहर ले लें तो ये बचेगा 2 1 -3 एंड 2। So 7 से 7 cancel, so 2 1 -3 and 2. It will be matrix A. सॉरी, हमने यहाँ पे माइनस लेना था, यहाँ प्लस लेना था। जो कि ऊपर में है, ठीक है, इस मैट्रिक्स से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स है हमारे पास में ए इज इक्वल्स टू 2 1 -4 एंड -2। हमें कुछ वैल्यू पूछिए आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो शायद आगे की मैट्रिक्स जीरो बन रही होगी। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लो। 2 1 -4 -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 -4 -2। मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट 2 2 जो 4 -4, नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट 2 -2 -8 + 8 एंड -4 + 4। तो ये मैंने जैसे कहा था कि ये जीरो मैट्रिक्स बन रही है। इसका मतलब ए की बाकी सारी पावर्स भी जीरो हो जाएगी। तो जो हमें पूछा है आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस सो ऑन। तो मैट्रिक्स आई है हमारे पास में 1 0 0 1, माइनस में मैट्रिक्स ए 2 1 -4 -2, बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जीरो। इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लो। सो 1 -2 -1 0 -1 -1 0 -4 +4 एंड 1 माइनस ऑफ -2 +2। सॉरी +3। सो -1 -1 4 3, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक मैट्रिक्स दे रखा है -2 0 0 1 2 3 5 1 एंड -1, और हमें पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का जो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, पहले वो यूज कर लो। मल्टीप्लाई में
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए का भी फॉर्मूला बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, इट मीन्स पावर हो जाएगी 3 माइनस वन 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, उसका होल पावर 3 कर देंगे। तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लो क्योंकि एक ही एलिमेंट है नॉन जीरो। सो -2 के साथ में आ जाएगा -2 -3 और इसका होल क्यूब। सो -5 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है जीरो के इक्वल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 0 -2 0 इट इज़ इक्वल्स टू 0, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो है एक जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पे। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्योंकि हमारे पास में है 2 क्रॉस 2, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आने वाला है 1 क्रॉस 2 आने वाला है, जीरो मैट्रिक्स जो है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 4 - 2x और नेक्स्ट एलिमेंट 0। तो ये हमें जीरो मैट्रिक्स दे रखी है 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की, इसका मतलब हर एक एलिमेंट जीरो के इक्वल होगा। सो 4 - 2x 0, इट मीन्स 4 इक्वल्स टू 2x, सो x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछे डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x एंड विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर x। इसका मतलब दोनों का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। सो e की पावर 2x हो जाएगी e की पावर 2x इंटू 2 चेन रूल से, और नीचे वाले का e टू द पावर x। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि फंक्शन f(x) with root 4 plus x minus 2 divided by x where x is not equals to 0 and it is equals to k if x equals to 0। हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने का मतलब हो गया LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 तो k के इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, तो इसका मतलब लिमिट इसमें एग्जिस्ट कर रही है। सो रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसको चेंज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो न्यूमरेटर का अल्टरनेट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। 4 + x + 2 डिवाइडेड बाई 4 + x + 2 इक्वल में k। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, सॉरी तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा a + b इंटू a - b, इट मीन्स a² - b², और डिवाइड में आ गया x इंटू रूट 4 + x + 2 इक्वल में k। न्यूमरेटर का वैल्यू आ जाएगा x, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई x इंटू रूट 4 + x + 2। अब यहाँ पे x से x भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब बची है हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 1/रूट 4 + x + 2 दैट इज इक्वल्स टू k। अब x का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, सो इट विल बी 1/√4 + 2 इक्वल्स टू k, सो k विल बी इक्वल्स टू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन पूछा है 0 से 3 1/√9 - x² dx। तो 1/√a² - x² का डेरिवेटिव जो कि होता है हमारा साइन इनवर्स x/a, सो साइन इनवर्स x/3, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से 3, अपर लिमिट 3 पुट करेंगे तो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा 0, सो π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy प्लस y dx इक्वल्स टू 0। तो सेपरेट कर लो, x dy इक्वल्स टू माइनस y dx, तो dy डिवाइडेड बाई y एंड माइनस dx बाई x।
इंटीग्रेशन, सो 1/y का हो जाएगा log y, इसका माइनस log x, तो साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट ले लेते हैं log c। सो माइनस log x को शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा log y प्लस log x इक्वल्स टू log c, इट मीन्स log ऑफ xy इक्वल्स टू log c। एंटी लॉग लोगे तो xy इक्वल्स टू c आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल फैक्टर पूछा है हमें, इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है हमें। तो यहाँ पे क्योंकि y का स्क्वायर दे दिया तो dy बाई डी का फॉर्म तो होगा नहीं, तो dx बाई dy की फॉर्म में चेंज करने के लिए dy बाई डी को शिफ्ट कर दो, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करो, सो x बाई वाई प्लस 2y इक्वल्स टू dx बाई डी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो dx बाई डी वाई माइनस 1/y इंटू एक्स और इक्वल में 2y बच गया, तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे p का वैल्यू हो गया हमारा -1/y। इसका मतलब इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p dx, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy, सो e टू द पावर माइनस log y। तो कांस्टेंट जो है वो पावर में जाएगा, इसका मतलब e टू द पावर log ऑफ y इनवर्स, e और log एक दूसरे को हटा देंगे तो बचेगा y इनवर्स, दैट इज 1/y। तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया हमारे 1/y, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th में दिया, इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 एंड a डॉट b इज इक्वल्स टू √3। तो a डॉट b अगर √3 है, इसका मतलब हो गया कि फॉर्मूला अगर लगाएं मॉड a मॉड b डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, सो वैल्यूज पुट करो, 1 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, सो कॉस थीटा हो गया √3/2, इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और π/6। तो हमें पूछा है कि 2a और -b के बीच कितना एंगल होगा। तो फर्स्ट हमें दे रखा है क्योंकि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल हमें कितना दे रखा है यहाँ पे π/6। अब पूछा है ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ a की डायरेक्शन तो वही होगी, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ a वेक्टर। वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर तो अपोजिट डायरेक्शन में बना दूँ, ये हो गया -b वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल पाई था तो पाई में से π/6 को माइनस कर दो, सो जो थीटा हमें रिक्वायर्ड है पाई माइनस π/6, दैट इज़ 5π/6। पूरे एंगल में से इतना सा पार्ट माइनस हो जाएगा, सो 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ट्वेल्थ में दिया है 3 वेक्टर्स गिवन है हमें, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिप्रेजेंट्स द साइड्स। तो हमें बताना है ट्राइंगल क्या होगा। साइड है इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लो डायरेक्ट। तो फर्स्ट ए का मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स √6। सेकेंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया √35 एंड मॉड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 16, तो √41। तो ये साइड्स की हमारे पास में लेंथ आ गई। तो दिख रहा है कि फर्स्ट दोनों साइड की लेंथ का अगर स्क्वायर करें तो थर्ड वाले साइड की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वेक्टर ए का मॉड, यहाँ पे वेक्टर बी का मॉड, यहाँ 90 डिग्री का एंगल, और ये हो गया वेक्टर सी का मॉड। सो इट इज़ एन राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है वेक्टर ए बी एनी वेक्टर एंड इट्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई कैप ए क्रॉस जे कैप स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप स्क्वायर। तो वेक्टर ए को हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, जैसे A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो वेक्टर ए का मॉड क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस
a3 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है स्मॉल a। इट मीन्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब जो हमें पूछा है उसके हिसाब से मॉड a क्रॉस आई कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a क्रॉस j कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a क्रॉस k कैप स्क्वायर। तो वेक्टर a का अगर आई कैप के साथ में क्रॉस करें, a1 आई कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इसका क्रॉस करना है हमें आई कैप के साथ। तो आई कैप का आई कैप के साथ जीरो हो जाएगा, j इंटू आई हो जाएगा माइनस के, सो माइनस a2 k कैप, और लास्ट k क्रॉस आई बन जाएगा j, सो a3 j कैप। तो फर्स्ट वाला तो आ गया माइनस a2 k कैप प्लस a3 j कैप, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट अगर इसी का वेक्टर का हमें करना होता क्रॉस किसके साथ, j कैप के साथ में, तो फर्स्ट आई क्रॉस j बनेगा k, सो a1 k कैप, नेक्स्ट j कैप क्रॉस j कैप हो जाएगा 0, और k क्रॉस j बनेगा माइनस आई, सो माइनस का a3 k कैप, उसका भी स्क्वायर। अगर j कैप के प्लेस पे k कैप हो लास्ट, सो फर्स्ट आई क्रॉस k माइनस j हो जाएगा, माइनस a1 j, j क्रॉस a आई बन जाएगा, सो माइनस a1 j कैप प्लस a2 आई कैप, और लास्ट k क्रॉस k हो जाएगा 0। तो अब मॉड निकाल के स्क्वायर कर देंगे, तो मॉडुलस बनेगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, सिमिलर रूट a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होल स्क्वायर एंड रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे तो a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसका मतलब सभी दो दो बार आ रखे हैं, सो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू था स्मॉल a स्क्वायर का, इसका मतलब फाइनल वैल्यू हो गया 2a स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो वेक्टर इक्वेशन लिखना है हमें a प्लस लेमडा बी टाइप का। सो वेक्टर a के लिए हमें पॉइंट दे रखा है 1 माइनस 1 0, इट मीन्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 k कैप, और प्लस में लेमडा के साथ में वेक्टर b जिसके पैरेलल होता है y एक्सिस। तो y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कि हमें पता है 0 1 0 होते हैं, इसका मतलब 0 आई कैप प्लस 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 k कैप, इट मीन्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा जे कैप। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दो लाइन्स दे रखी है एंड इट इज कॉल्ड दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले हमें फर्स्ट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो 1 माइनस एक्स को चेंज करेंगे x माइनस 1 में, तो डिवाइड में जो 2 है वो बन जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट y माइनस 1/3 एंड z/1। तो a1 की वैल्यू हो गई -2, b1 हो गया 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट सेकेंड लाइन दी है 2x माइनस 3/2p। तो 2x माइनस 3/2p को चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट 1, तो 2 से डिवाइड करो, तो x माइनस 3/2 डिवाइड में 2p/2, इट मीन्स p। तो सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी x माइनस 3/2 अपॉन p इज इक्वल्स टू y अपॉन -1 इज इक्वल्स टू z माइनस 4/7। तो सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए p -1 एंड 7। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। सो -2p प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो -2p -3 प्लस 7 इक्वल्स टू 0, -2p इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4, इट मीन्स
p will be equals to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. एक LPP दे रखा है, फिजिबल सॉल्यूशन हमें दे रखा है, पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आएगी. तो ऑप्टिमल फंक्शन हमें दे रखा है, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x + y. हमारे पास में 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं. एक है ओरिजिन, नेक्स्ट है पॉइंट ए जो कि है 0,50, पॉइंट बी इज़ 20,30 एंड पॉइंट सी इज़ 30,0. तो सब पे जेड की वैल्यू चेक कर लो. तो ओरिजिन पे वैल्यू आ जाएगा 0, पॉइंट ए पे आ जाएगा 0 + 50 दैट इज़ 50, पॉइंट बी पे जेड इक्वल्स टू 24 या 80 + 30 तो 110, और लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा 34 या 120 + 0 120. तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई. किस पॉइंट पे पूछता है, तो इसका मतलब हो जाता है पॉइंट सी पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है रैंडम वेरिएबल का. तो ये रैंडम वेरिएबल वैल्यूज की उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं. सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए. इसका मतलब 0.1 + k + 2k + k + 0.1 मस्ट बी इक्वल्स टू 1. सम करोगे तो ये बनेगा 4k = 1 - 0.2 दैट इज़ 0.8. तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से 0.2. हमें पूछा है कि रैंडम वेरिएबल जब 2 वैल्यू अटेंड करता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 दैट इज़ गिवन ट्वाइस ऑफ k. सो ट्वाइस इंटू 0.2 दैट इज़ 0.4. डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 2/5. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. A function is given kx minus sin x and it is strictly increasing, so f dash x must be greater than 0. f dash x का वैल्यू आएगा k minus cos x which will be greater than 0. तो k minus cos x का वैल्यू होना चाहिए हमारा पॉजिटिव. k minus cos x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. इसका मतलब हो गया कि k का वैल्यू होना चाहिए cos x से लार्जर, या फिर ऐसे समझो k माइनस कोस एक्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कोस एक्स की जो भी वैल्यू होगी k की वैल्यू उससे ज़्यादा भी होनी चाहिए और पॉजिटिव भी होनी चाहिए. क्योंकि डिफरेंस जो है तब इसका पॉजिटिव आ पाएगा. इसका मतलब k जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. सो k मस्ट बी ग्रेटर देन 1. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. अ रिलेशन R is set of all those ordered pair x, y where x plus y is a prime number. x और y दोनों नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इनका सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. जैसे 1 नेचुरल नंबर है, 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा. क्यों? क्योंकि 1 + 1 करने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. तो ये ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है. 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ नहीं बन सकता. ऐसा क्यों? क्योंकि 1 + 3 करने पे क्या बनता है, 4, और 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है. तो पहला हमें पूछा है इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये ट्रू है या नहीं. तो डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा. जैसे 2 का पेयर अगर 2 के साथ बनाना चाहें, इसका मतलब हो गया 2 + 2 4. 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 का पेयर 2 के साथ बनेगा नहीं. इसका मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं है. कोई एक एग्जांपल दे दो. तो जो असर्शन दे रखा है वो तो ट्रू है. द नंबर 2n इज़ कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर. कह रहा है 2n जो है हमेशा कंपोजिट है. n की वैल्यू अगर 1 ले लें तो 2 मिलेगा. n इक्वल्स टू अगर 2 ले लें तो 2 2 जा 4, ठीक है. तो n इक्वल्स टू 3 ले लें तो 2 3 जा 6. तो नेचुरल नंबर अगर 2 या उससे ज़्यादा लें तब तो सारे कंपोजिट मिलेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर 1 ले लें तब नंबर 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. और 2 जो है एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब कंपोजिट होना ज़रूरी नहीं है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए. तो ये हो गया फॉल्स. इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ LPP आर शोन बिलो। 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट पे इसका मतलब कोई दो पॉइंट्स पे सेम वैल्यू मिल रहा है इसका। तो पहले हमें देखना है कि ये जो सेशन दे रखा है ये ट्रू है या नहीं है, कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू x प्लस 2y। कॉर्नर पॉइंट्स हैं 40, 20, पॉइंट S, पॉइंट R दे रखा है 60, 30, पॉइंट Q दे रखा है 120, 0 और पॉइंट P गिवन है 60, 0। तो पहले तो वैल्यूज़ देख लो। इस पे वैल्यू आ जाएगा 40 + 20 2 × 40 इट मीन्स 80। नेक्स्ट वाले पे 60 + 30 का ट्वाइस 60, तो ये हो गया 120। नेक्स्ट 120 + 0 और लास्ट वाला 60 + 0। तो मैक्सिमम पूछा था क्योंकि तो दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे सेम वैल्यू मिलेगी। तो R और Q को ज्वाइन करने वाले हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। तो फर्स्ट वाला इनफाइनाइट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। लिखा है द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ LPP हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स। कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे आ सकता है। रीजन मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट, तो ये सही है कि क्योंकि अगर ऐसे कॉर्नर पॉइंट पे है तो उनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे भी वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि बाकी किसी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई पॉइंट में अगर ए ले लूँ, ए पे तो मैक्सिमम मिल रही है और बाकी सब पे मैक्सिमम नहीं मिल रही, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होता है जब ऐसे लिखा होता कि अगर दो पॉइंट पे सेम ऑप्टिमल वैल्यू आ रही है तो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले हर पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगी, इसका मतलब इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।